हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था और इनिशियल 2 स्टेप्स को भी कंप्लीट कर लिया था। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के इनिशियल 2 स्टेप्स आप कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप में से किसी ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड की गई है, वहां पर जाकर आप प्रीवियस लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के तीसरे इंपॉर्टेंट स्टेप को, जिसका नाम होगा सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। तो जब भी आप मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपस में एक दूसरे से सेपरेट करते हैं और सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स में से किसी डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करते हैं, तो आपको जरूरत पड़ती है एक एडवांस मॉलिक्यूलर टेक्निक की, जिसको हम नाम देते हैं एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो लिटरली इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेपरेशन टेक्निक है जो हम डीएनए पर भी अप्लाई करते हैं और डीएनए के वेरियस साइज के फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे से आपस में सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम स्टेप नंबर 3 को समझेंगे, साथ ही यह भी जानेंगे कि एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसी टेक्निक है और इसके बारे में क्या क्या हमें पता होना चाहिए अपने नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और टोटल 8 स्टेप्स मैंने आपको लिखवाए हुए थे और उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस भी मैंने आपको बताया था, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। और इनिशियल 2 स्टेप्स को हम कंप्लीट कर भी चुके थे। हमने देखा था कि किसी टारगेट सेल से किस तरह से हम टोटल सेल डीएनए को आइसोलेट करते हैं और फिर उस डीएनए पर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को अप्लाई करते हैं, ताकि हम टोटल सेल डीएनए का फ्रेगमेंटेशन कर सकें। अब हमें जरूरत होगी कि जब हमारे पास बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स जनरेटेड हो चुके होंगे फ्रॉम जीनोमिक डीएनए, तो उन फ्रेगमेंट्स को आपस में एक दूसरे से सेपरेट कैसे किया जाए। देन आफ्टर सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स में से आप स्पेसिफिक डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट कैसे करें, यही हमारा आज का टॉपिक है। इसी पर हमारा आज का लेक्चर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को, और आगे का जो भी कंटेंट मैं आपको डिलीवर्ड करूंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बिना स्किप किए इस लेक्चर को आखिरी तक देखना है। तो जब भी बात होती है सेपरेशन एंड आइसोलेशन की, तो याद रखिए सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट एक अलग स्टेप है, एक अलग प्रोसेस है, और आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट एक अलग स्टेप है। यानी कि भले ही हम इसको एक स्टेप में कंप्लीट कर रहे हैं, पर सेपरेशन अलग चीज है, आइसोलेशन अलग चीज है। तो आप सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या समझेंगे कि आप सबसे पहले मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है उनमें से सभी डीएनए फ्रेगमेंट्स को जो अलग अलग साइज के हैं उनको एक दूसरे से फिजिकली क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे किसी एक पर्टिकुलर मीडियम पर, मैट्रिक्स पर, और फिर उन सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट में से आपको किसी अपने पर्टिकुलर डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करना होगा, आइसोलेट करना होगा। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमें यहीं पर होता है कि सेपरेशन में और आइसोलेशन में अंतर क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको यह पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ सके। मान लीजिए आपके पास ये एक प्लेट है, ये आपके पास कोई एक कांच की या स्टील की प्लेट है, और उस प्लेट में 3 अलग अलग कलर के, यानी कि ब्लू कलर का, रेड कलर का और ब्लैक कलर के स्टोन्स, यानी कि छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो रखे हुए हैं और आपस में मिक्स भी हैं। तो आप देख सकते हो यहां पर रेड कलर के, ब्लैक कलर के और ब्लू कलर के कुछ स्टोन्स हैं जो प्लेट में रखे हुए हैं और आपस में ये मिक्स हैं। अब आप चाहते हो कि इन अलग अलग कलर के स्टोन्स को आप आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड करें, यानी कि हम सेपरेशन करना चाहते हैं इन कलर्ड स्टोन्स का। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस प्लेट पर ही जो ब्लू कलर के स्टोन्स हैं उनको एक अलग ग्रुप बना लेंगे, उनको अलग सेपरेट कर देंगे, ब्लैक कलर के स्टोन्स को अलग रख देंगे और रेड कलर के स्टोन्स को अलग रख देंगे। आप देखेंगे कि अब ब्लू कलर के, ब्लैक कलर के
और रेड कलर के जो स्टोन्स हैं वो फिजिकली एक दूसरे से क्या हो चुके हैं, दूर दूर जा चुके हैं, यानी कि वो आपस में पृथक हो चुके हैं, सेपरेटेड हो चुके हैं। इस प्रोसेस को हम सेपरेशन कह सकते हैं। तो सेपरेशन का मतलब आप समझ चुके होंगे, फिजिकली हमने 3 अलग अलग कलर के स्टोन्स को एक दूसरे से फिजिकली दूर दूर कर दिया है, दिस इज सेपरेशन। लेकिन अभी भी वो कहां पर है, एक प्लेट पर ही रखे हुए हैं, जैसे कि पहले भी वो प्लेट पर थे, अभी भी वो प्लेट पर ही हैं। अब आप चाहते हो कि जो ब्लू कलर के स्टोन्स हैं उनको आइसोलेट करना। अभी आपने सेपरेशन जब किया तो सभी स्टोन्स एक दूसरे से सेपरेटेड हुए, कोई एक स्टोन सेपरेट नहीं हुआ, सभी स्टोन्स अलग अलग कलर के जो हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या हुए, सेपरेटेड हुए। लेकिन अब आप चाहते हो कि जो सेपरेटेड स्टोन्स हैं उनमें से ब्लू कलर के जो स्टोन्स हैं उनको आप आइसोलेट करें। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे सेपरेटेड स्टोन्स हैं, इनको आपने ऑलरेडी क्या कर लिया, सेपरेटेड कर लिया है। और आप चाहते हो कि जो ब्लू कलर के स्टोन्स हैं उनको आप आइसोलेट करो। तो इसका मतलब होगा कि आप ब्लू कलर के स्टोन्स को उठाएंगे और अपने जेब में रख लेंगे इस तरीके से। ये मैंने ब्लू कलर के स्टोन्स को कहां रख लिया, अपने पॉकेट में रख लिया। तो जैसे ही मैं इनको अपने पॉकेट में रखूंगा, ये प्लेट्स में जो ब्लैक और रेड कलर के स्टोन्स हैं उनसे क्या हो गए, आइसोलेटेड हो गए। तो अब आपके दिमाग में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, सेपरेशन और आइसोलेशन का मतलब क्या होता है। जब आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से जीनोमिक डीएनए का डाइजेशन करते हैं तो बहुत सारे डीएनए के छोटे बड़े साइज के फ्रेगमेंट्स जनरेट होते हैं। मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपस में सेपरेट करने का मतलब कि आप एक मैट्रिक्स पर, एक जेल पर डीएनए के सभी फ्रेगमेंट्स को आपस में एक दूसरे से एक प्रॉपर दूरी पर क्या कर लेंगे, अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, पृथक कर लेंगे। दिस इज द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। सभी फ्रेगमेंट्स आपस में क्या हो चुके हैं, सेपरेटेड हो चुके हैं। इसके लिए आपने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज किया, जो मैं आगे के लेक्चर में आपको बताने वाला हूं। और सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स में से कोई ऐसा फ्रेगमेंट जो आपका डिजायर्ड जीन होगा उसको आप जेल से क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्टेड कर लेंगे, बिल्कुल अलग कर लेंगे, बाकी फ्रेगमेंट से अलग कर लेंगे, उसको पिक कर लेंगे आप। इसको कहेंगे आप आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। तो ये 2 अलग अलग प्रोसेस हैं आपके दिमाग में, ये सबसे पहले बैठना जरूरी है। सेपरेशन अलग चीज है, आइसोलेशन अलग चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट करते हैं तो हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस की जरूरत होती है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से आपने जब जीनोमिक डीएनए को कट किया तो बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स क्या हो गए, जनरेटेड हो गए। और इन फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेटेड करने के लिए एक टेक्निक की जरूरत पड़ेगी जिसे हम नाम देते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या और इसका प्रिंसिपल या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि इस टेक्निक को आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके सिलेबस में आपको इस टेक्निक को उतना ही पढ़ना है जितना आपको नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, कोई भी डीएनए का फ्रेगमेंट या कोई भी डीएनए का मॉलिक्यूल कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। उस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। उसकी शुगर फॉस्फेट बैकबोन में जो फॉस्फोरिक एसिड है उसकी वजह से डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब सोचिए कि अगर मैं डीएनए के वेरियस साइज्ड फ्रेगमेंट को एक ऐसे मीडियम या मैट्रिक्स में प्लेस कर दूं, एक मीडियम या मैट्रिक्स, मेरा कहने का मतलब मान लीजिए ये एक मीडियम है, मैट्रिक्स है। इस तरीके से मैंने ये मैट्रिक्स को ले रखा है, ये एक पोरस मैट्रिक्स है और इस पर मैंने डीएनए को क्या कर दिया, डीएनए के वेरियस फ्रेगमेंट्स को प्लेस कर दिया। और इस मैट्रिक्स को मैंने कहां पर रख दिया, एक ऐसी जगह पर जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर सके। तो डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है और जिस मैट्रिक्स पर आपने डीएनए को प्लेस किया है वो पोरस मैट्रिक्स है, उसमें छोटे छोटे से पोर्स हैं। अब आपने जब इस मैट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो जो डीएनए के नेगेटिव चार्ज फ्रेगमेंट्स होंगे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करेंगे, अपना माइग्रेशन करेंगे। यानी कि डीएनए के सभी फ्रेगमेंट जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में अपना माइग्रेशन करेंगे और मैट्रिक्स में अलग अलग डिस्टेंस पर, अलग अलग दूरी पर डीएनए के छोटे बड़े फ्रेगमेंट्स क्या हो जाएंगे, सेपरेटेड हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। यही कॉन्सेप्ट होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम कह सकते हैं ये सेपरेशन टेक्निक है, पर इससे आप सेपरेशन केवल उन्हीं मॉलिक्यूल का कर सकते हैं जिन पर चार्ज हो, क्योंकि इस टेक्निक में एक पोरस मैट्रिक्स पर हम लोग वेरियस साइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स को प्लेस कर देते हैं, मैट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम
प्लेस कर देते हैं वहां पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जा सके, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई की जाती है तो नेगेटिव चार्ज डीएनए के वेरियस साइज्ड फ्रेगमेंट्स जो हैं वो मैट्रिक्स में माइग्रेट करते हैं पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, और इस बेसिस पर हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड कर लेते हैं। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि ये एक सेपरेशन टेक्निक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसी टेक्निक है? एक सेपरेशन टेक्निक है जिससे हम केवल चार्जेबल मॉलिक्यूल का ही सेपरेशन कर सकते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल पर चार्ज नहीं है तो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू उसका सेपरेशन नहीं कर सकते। अब आपको यह याद रखना होगा कि जब हम डीएनए का सेपरेशन करते हैं, वेरियस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आपस में सेपरेटेड करते हैं, तो वहां पर हम एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। यानी कि जो मैट्रिक्स यूज की जाती है वो होती है एगरोस। एगरोस नेचुरली क्या है? एक पॉलीमर है। एगरोस एक पॉलीमर है जिसको हमने समुद्री खरपतवार यानी कि सी बीड से एक्सट्रैक्टेड किया है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बता दूं कि एगरोस जो है वो केमिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, यानी कि ये कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, ना तो डीएनए के साथ, ना किसी अदर केमिकल बायोकेमिकल मॉलिक्यूल के साथ। दैट इज द रीजन कि आप एगरोस का यूज इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैट्रिक्स या मीडियम के फॉर्म में करते हैं, जिस पर कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम क्या कर सकें? सेपरेटेड कर सकें, क्योंकि ये पूरी तरह से केमिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। तो ये चीज एग्जाम में आ चुकी है कि एगरोस एक नेचुरल पॉलीमर है जिसको एक्सट्रैक्टेड किया जाता है समुद्री खरपतवार यानी कि सी वीड से। और आपको यह भी बता दूं कि एगरोस जो है वो रिपीटेटिव यूनिट से मिलकर बना हुआ है, एक डाइसैकेराइड की, जिसको हम कहते हैं एगरोबायोज। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एगरोस किन डाइसैकेराइड्स के रिपीटिशन से बना हुआ है, तो आपका आंसर होगा एग्रोबायोज। तो एग्रोबायोज डाइसैकेराइड है जिसकी बहुत सारी यूनिट्स आपस में रिपीटिशन करती हैं, ज्वाइन होती हैं, और फिर एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करती हैं, जिस पॉलीमर को आप क्या कहेंगे? एगरोस, जिसको आप इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज करते हैं। तो दो ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए। एक क्वेश्चन कि अगर आपको डीएनए या आरएनए जैसे नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल का सेपरेशन करना है, अगर आपको डीएनए आरएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेटेड करना है, तो आप किस इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज करेंगे? तो वहां पर आपको आंसर देना है एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पर अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको प्रोटीन्स का सेपरेशन करना है, प्रोटीन सेपरेट करना है, तो उस कंडीशन में आप किस इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करेंगे? तो रट लीजिए ये चीज, PAGE। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बोल देता हूं, आपको नोट कर लेना है, पॉलीएक्रिलअमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोला मैंने? पॉलीएक्रिलअमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो प्रोटीन के सेपरेशन के लिए पेज टेक्निक का यूज होता है, पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज होता है, पॉलीएक्रिलअमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पर डीएनए आरएनए के सेपरेशन के लिए हम लोग एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। तो अभी तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, पर अभी भी आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि आखिर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो मैं आपको जल्दी से इसकी प्रोसेस समझा देता हूं। जब भी आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को परफॉर्म करेंगे तो आपको कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जैसे सबसे पहले आपको एगरोस जेल को तैयार करना होगा। अगर आपको डीएनए आरएनए का सेपरेशन करना है तो आपको एगरोस जेल को तैयार करना होगा। एगरोस जेल को हम कैसे तैयार करते हैं? तो स्टेप नंबर 1 आप देखिए, हम एगरोस को लेते हैं जो एक पाउडर फॉर्म में आता है, मार्केट में आप खरीद सकते हैं, लेबोरेटरीज में ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो एगरोस एक्चुअली में क्या होता है? एक पाउडर होता है, और इस पाउडर को हम लोग वाटर के साथ क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं और एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो पहला स्टेप आपको याद रखना है, वाटर में आपने एगरोस का क्या मिला दिया? पाउडर, जो कि एक पॉलीमर है, उसको आपने पाउडर फॉर्म में क्या कर दिया? वाटर में ऐड कर दिया। और वाटर में उसको ऐड करने के बाद आपने क्या प्रिपेयर कर लिया? एक मिक्सचर तैयार कर लिया। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता सकता हूं, आप एगरोस का कितना अमाउंट वाटर के साथ ऐड कर रहे हैं, यानी कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एगरोस, ये चीज डिटरमाइन करेगा पोर साइज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि जो जेल मैट्रिक्स आप तैयार करेंगे उसमें पोर साइज आपको छोटी रखना है, मीडियम रखना है या बड़ी रखना है। ये तो डिपेंड करेगा उस सैंपल पर, जिस सैंपल को आप
यूज कर रहे हैं सेपरेशन के लिए। तो अगर आपको पोर साइज छोटी रखना है तो आप एगरोस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा यूज करें। ज्यादा एगरोस का कॉन्सेंट्रेशन यूज करने पर पोर साइज रिड्यूस हो जाती है, ये चीज आपको याद रखना है। और अगर आपको पोर साइज को बड़ा रखना है तो आप एगरोस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम यूज करें। तो लो कॉन्सेंट्रेशन एगरोस का यूज करने पर पोर साइज बढ़ाई जाएगी एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन एगरोस का यूज करने पर पोर साइज को रिड्यूस कर दिया जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वैसे नहीं आएगा, पर अगर आता है तो आपको याद रखना है कि एगरोस के कॉन्सेंट्रेशन से हम पोर साइज को, मैट्रिक्स की पोर साइज को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आपने क्या तैयार किया, एगरोस पाउडर और वाटर को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किया। अब हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 2 में, इस मिक्सचर को हम माइक्रोवेव ओवन में रख देते हैं ताकि इस मिक्सचर को हम बॉइल्ड कर सकें। तो जब ये मिक्सचर बॉइल्ड हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 1 मिनट के लिए आपको इसको माइक्रोवेव ओवन में रखना है और 1 मिनट में जब ये बॉइल्ड हो जाएगा तो आप इसको माइक्रोवेव ओवन से क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो आपने जो एगरोस का मिक्सचर तैयार किया था वो बॉइल्ड हो चुका है, उसको आप 60 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर लेते हैं। तीसरा स्टेप क्या होगा, हम इसको 60 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। जैसे ही ये 60 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, ये ना तो सॉलिडिफाइड होगा और ना ही मैं ये कहूंगा ये बहुत ज्यादा गर्म होगा, यानी कि ये वो टेम्परेचर है जिस पे एगरोस जेल को आप पोर कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट पर। तो 4th नंबर स्टेप आपका क्या होगा, देखिए आप देखेंगे कि जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफोरेसिस की एक यूनिट होती है जिसमें ये एक कांच की या प्लास्टिक की आपको क्या दिख रही है, प्लेट दिख रही है। इस तरीके की एक प्लास्टिक की प्लेट होती है जिसको इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट कहा जाता है। इस पर हम इस तरीके से एक प्लास्टिक के कॉम्ब को, एक कंघे जैसे स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, इस तरीके का एक इंडेंटेड शेप्ड प्लास्टिक की डिवाइस होती है जिसको हम कॉम्ब कहते हैं। ये इस तरीके का होता है जैसे कि कंघा होता है आपका घरों में, उसके तरीके का ही ये एक डिवाइस है जिसमें बड़े बड़े दांते निकले होते हैं इस तरीके से, और इसको आप लोग क्या करते हैं, इस एपरेटस के ऊपर रख देते हैं। अच्छा, इसको रखने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो जब आप इस प्लेट पर इस प्लास्टिक कॉम्ब को प्लेस कर देंगे, ये प्लास्टिक कॉम्ब है, इस प्लास्टिक कॉम्ब को आपने प्लेट पर क्या कर दिया, इस तरीके से प्लेस कर दिया जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो इससे फायदा यह होगा कि जब आप जेल को इस प्लेट में पोर करेंगे, डालेंगे, तो जहां जहां ये दांते होंगे, ये इंडेंटेड शेप्ड स्ट्रक्चर होंगे, वहां वहां जेल जो है वो प्लेस नहीं हो पाएगा। और जब जेल सॉलिडिफाइड हो जाएगा तो आप कॉम्बो को क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। इससे हमें यह फायदा होगा कि जो आपकी मैट्रिक्स या जेल प्रिपेयर्ड होगा उसमें वेल्स, गड्ढे तैयार हो जाएंगे जिनमें आप डीएनए के सैंपल को इनॉकुलेट कर सकेंगे, पुट कर सकेंगे। कंसेप्ट क्लियर है। तो हमने क्या किया, 60 डिग्री सेल्सियस पर एगरोस का जो मिक्सचर था उसको हमने ठंडा किया, फिर हमने इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट पर प्लास्टिक कॉम्ब को प्लेस कर दिया। देन आफ्टर हमें 5th नंबर पर क्या करना है, इस 60 डिग्री टेम्परेचर वाले जेल को यानी कि एगरोस सॉल्यूशन को इस तरीके से पोर कर देना है। इस प्लेट में हमें क्या करना है, पोर करना है। तो जब ये प्लेट में पोर किया जाएगा उस टाइम पर, क्योंकि टेम्परेचर 60 डिग्री है, तो ये लिक्विफाइड फॉर्म में होगा, तरल अवस्था में होगा। पर जैसे जैसे आप देखेंगे ये पोर होने के बाद ठंडा हो जाएगा, ये एक लेयर बना लेगा, एक मैट्रिक्स मीडियम लेयर बना लेगा, और वो लेयर, वो मैट्रिक्स जो बनाएगा वो कैसी होगी, सेमी सॉलिड होगी और पोरस होगी। और फिर आप कॉम्ब को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये मैंने कॉम्ब को क्या कर दिया, यहां पर रिमूव्ड कर दिया। जैसे ही जेल सॉलिडिफाइड या सेमी सॉलिडिफाइड हो गया, हमने कॉम्ब को रिमूव्ड कर दिया। और कॉम्ब को जैसे ही आप रिमूव करेंगे तो आपको एक बढ़िया यूनिफॉर्म जेल की लेयर ऑब्टेन हो जाएगी, जिसमें आप देखेंगे इस तरीके से यहां पर वेल्स क्रिएटेड हो चुके होंगे। वेल्स का मतलब गड्ढे। यहां पर ये गड्ढे क्यों क्रिएट हुए, क्योंकि आपने कॉम्ब को फंसा दिया था, तो कॉम्ब को फंसाने की वजह से वहां पर जेल नहीं जा पाया, और जब सॉलिडिफाइड हो गया आपका जेल तो कॉम्ब को रिमूव कर दिया, जिससे यहां पर क्या बन जाते हैं, वेल बन जाते हैं। इन वेल्स में ही हम डीएनए के सैंपल को क्या करते हैं, पुट करते हैं, इनॉकुलेट करते हैं। तो अभी तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, एगरोस का एक पाउडर होता है जो सी वीड से एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, उसको वाटर के साथ मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार करेंगे। इसको बॉयल कर लेंगे माइक्रोवेव ओवन में, 60 डिग्री पर इसको हम ठंडा कर लेते हैं। फिर इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट में प्लास्टिक कॉम्ब को प्लेस कर देते हैं। फिर इस 60 डिग्री टेम्परेचर वाले एगरोस सॉल्यूशन को पोर कर देते हैं। जैसे ही ये सॉल्यूशन
कूल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, हम कॉम्ब को रिमूव कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं एक यूनिफॉर्म हमें लेयर मिल जाती है एगरोस जेल की, एक मैट्रिक्स मिल जाती है जो पोरस भी होती है और उसमें वेल्स भी क्रिएट हो चुके होते हैं। तो फाइनली आपको इस तरीके से एगरोस की लेयर पर वेल्स दिखाई देंगे। ये आपका एगरोस जेल आपने तैयार कर लिया है जिसमें इस तरीके से आपको क्या दिखाई देंगे, कुछ वेल्स दिखाई देंगे जो प्लास्टिक कॉम्ब की वजह से आपने बनाए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इन वेल्स में ही आपको सैंपल को पुट करना है। तो ये मैंने वो मिक्सचर ऑफ डीएनए लिया, मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। जब आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से जिनोमिक डीएनए को डाइजेस्टेड किया था तो क्या हो गया था, बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट जनरेट हो गए थे। उन डीएनए फ्रेगमेंट्स के मिक्सचर को आपने यहां पर एज अ सैंपल इन वेल में क्या कर दिया, इनॉकुलेट कर दिया। इनॉकुलेट करने का मतलब आपने पुट कर दिया। अब जब वेल में डीएनए के मिक्सचर को आप पुट कर देंगे, इनॉकुलेट कर देंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक कास्टिंग ट्रे लेना है। ये एक ट्रे है, इसको मैं क्या कहूंगा, ये कांच की ट्रे है, जैसे घरों में ट्रे होती है ना, ऐसे ही एक ट्रे है। और इस ट्रे में आप क्या भर लेते हैं, बफर सॉल्यूशन को भर लेते हैं। तो ये ट्रे में मैंने क्या भर लिया, बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन को भरने के बाद जो आपने जेल बनाया है उसको आप इस ट्रे में प्लेस कर देंगे इस तरीके से कि जेल जो है वो बफर सॉल्यूशन में डिप रहे, डूबा रहे, पर इतना भी ज्यादा नहीं डुबाना है कि बफर जो सॉल्यूशन है वो जेल के ऊपर ओवरफ्लो होने लगे। यानी कि बफर सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ जाना चाहिए जेल, पर बफर सॉल्यूशन को इतना ज्यादा नहीं भरना है ट्रे में कि वो जेल के ऊपर ओवरफ्लो करने लगे। अब जब आपने एगरोस जेल को इस बफर सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। आप जहां पर डीएनए के सैंपल को आपने लोड किया है, यहां पर आपने डीएनए सैंपल को क्या किया है, लोड किया है, जहां पर वेल्स हैं वहां पर आप नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड लगा देंगे और अपोजिट साइड पर आप क्या लगा देंगे, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। तो हमने पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को यहां क्यों लगाया, क्योंकि डीएनए जो है वो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है और वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को आपको इस डायरेक्शन में इसलिए लगाना जरूरी है ताकि डीएनए के माइग्रेशन के लिए आपको प्रॉपर स्पेस जेल पर मिल सके, तो जेल पर डीएनए माइग्रेशन कर सके, इसलिए आपने पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, सैंपल के अपोजिट साइड डायरेक्शन में। अगर आपका सैंपल पॉजिटिव चार्ज होता तो आप फिर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को सामने की ओर लगाते, यानी यहां पर लगाते। तो यह डिपेंड करता है कि आप किस मॉलिक्यूल का सेपरेशन कर रहे हैं, उसके चार्ज के बेसिस पर इलेक्ट्रोड का पोजीशन आप क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने पर क्या होने वाला है, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो डीएनए किस चार्ज के मॉलिक्यूल है, नेगेटिव चार्ज। डीएनए पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और सामने कौन सा चार्ज है आप देख सकते हैं, पॉजिटिव। तो डीएनए जैसे नेगेटिव चार्ज जो फ्रेगमेंट्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में अपना माइग्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे पोरस मैट्रिक्स में, क्योंकि एगरोस जेल की जो मैट्रिक्स है वो पोरस मैट्रिक्स है। तो उसके पोर्स में से डीएनए के फ्रेगमेंट्स क्या करेंगे, अपने आप को माइग्रेट कराएंगे, मूव कराएंगे और वो जेल पर अपना क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपने जो भी डीएनए का मिक्सचर लिया है, जो भी आपने डीएनए का सैंपल इन वेल में पुट किया है, उसमें बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ मीडियम साइज के हैं, कुछ बड़े साइज के हैं। अब डीएनए के वेरियस साइज के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो एगरोस जेल पर अपना माइग्रेशन करेंगे और अपना सेपरेशन करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डीएनए का फ्रेगमेंट सबसे छोटा होगा, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स छोटे साइज के होंगे वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, यानी कि वेल से वो ज्यादा दूरी पर। देखिए यहां पर सैंपल को आपने लोड किया तो जो फ्रेगमेंट्स स्मॉल होंगे वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, यानी कि उनका माइग्रेशन फास्टली होगा, तेजी से होगा और वो ज्यादा दूर तक जाकर अपने आप को सेपरेट कर पाएंगे। पर ऐसे डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो लार्ज होंगे, बड़े साइज के होंगे, वो ज्यादा तेजी से माइग्रेट नहीं हो पाएंगे और ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो वेल के जो करीब आपको डीएनए के सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये वो फ्रेगमेंट्स हैं जो साइज में लार्जर हैं, और जो जितनी दूरी पर आपको डीएनए का फ्रेगमेंट सेपरेटेड दिखाई दे रहा है वो साइज में उतना ज्यादा स्मॉलर है। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज
इस बेसिस पर होता है कि जो आपने मैट्रिक्स यूज की है, एग्रोस जेल यूज किया है, वो एग्रोस जेल एक सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। सीविंग इफेक्ट का मतलब क्या होगा? सीविंग इफेक्ट का मतलब यह होगा कि एग्रोस जेल एक पोरस मीडियम है जिसमें पोर्स हैं। अब इन पोर्स में से वो डीएनए के फ्रेगमेंट जो साइज में छोटे होंगे वो ज्यादा आसानी से, ज्यादा जल्दी, फास्टर माइग्रेट करेंगे और ज्यादा डिस्टेंस तक क्या कर पाएंगे, अपने आप को मूव करा पाएंगे। पर जो डीएनए के फ्रेगमेंट साइज में बड़े होंगे वो पोर्स में से आसानी से नहीं गुजर पाएंगे, इसलिए उनके माइग्रेशन में टाइम लगेगा और वो ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। इसी को हम कहते हैं सीविंग इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि सीविंग इफेक्ट क्या है। तो आप सीधा आंसर देंगे कि जेल में जो पोर्स हैं और डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स की साइज है, इनके बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। डीएनए के जो छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो पोर्स में से इजीली माइग्रेट हो जाते हैं, फास्टर माइग्रेट हो जाते हैं और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। पर जो लार्ज फ्रेगमेंट्स हैं वो पोर्स में से इजीली माइग्रेट नहीं हो पाते और वो कम डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं। इसी को सीविंग इफेक्ट कहा जाता है, जो प्रोवाइड कौन करता है? एग्रोस जेल प्रोवाइड करता है, बिकॉज के एग्रोस जेल एक पोरस मैट्रिक्स है, एक पोरस मीडियम है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप एनसीईआरटी में ये डायग्राम देखेंगे, जब भी आप एनसीईआरटी में ये डायग्राम देखेंगे जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया हुआ है एगरोस जेल का, तो आपको पता चलेगा कि इस टेक्निक का यूज हम ये चेक करने में भी कर सकते हैं कि जो जीनोमिक डीएनए है उसका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से जो डाइजेशन है वो प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए होता क्या है कि हमें ना तो डीएनए दिखाई देता है और ना ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दिखाई देते हैं, क्योंकि ये सभी साइज में बहुत ज़्यादा छोटे हैं। आप अपनी आंखों से ना तो डीएनए को देख सकते हैं और ना ही एंजाइम्स को देख सकते हैं। तो हम लोग जब जीनोमिक डीएनए पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को अप्लाई करते हैं तो ये जानने के लिए कि क्या एंजाइम ने डीएनए का फ्रेगमेंटेशन कर दिया है या नहीं कर दिया है। आपको कैसे पता चलेगा कि एंजाइम ने डाइजेशन किया भी है कि नहीं किया है? देखिए डाइजेशन किया होगा तो बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स जनरेट होंगे, और अगर डाइजेशन नहीं होगा तो डीएनए के फ्रेगमेंटेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं कहूं कि जो LAN1 है, यहां पर फर्स्ट नंबर का जो वैल आपको दिख रहा है, फर्स्ट वैल जिसको मैं क्या कह सकता हूं, LAN1, तो LAN1 में आप एक चीज देख रहे हैं कि यहां पर एक लार्ज बैंड आपको दिखाई दे रहा है, वो भी बहुत कम डिस्टेंस पर फ्रॉम द वेल, और यहां पर किसी भी जगह पर आगे चल के डीएनए के फ्रेगमेंट का सेपरेशन नहीं हुआ है। तो LAN1 आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने यहां पर जो भी डीएनए का सैंपल लोड किया है, पुट किया है, उस डीएनए का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से डाइजेशन नहीं हो पाया है। इस वजह से डीएनए का फ्रेगमेंटेशन नहीं हो पाया, डीएनए के फ्रेगमेंट्स जनरेट नहीं हो पाए, और वो लार्ज साइज का जीनोमिक डीएनए, क्योंकि साइज बड़ी है इस डीएनए की, इसलिए ये अपना माइग्रेशन जेल पर नहीं कर पाएगा और ये वेल से थोड़ी ही दूरी पर जाकर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा होल जीनोमिक डीएनए सेपरेटेड हो पाएगा। तो LAN1 इंडिकेट कर रही है कि डीएनए का डाइजेशन नहीं हुआ है, दैट इज अनडाइजेस्टेड डीएनए। यानी कि अगर डीएनए को आपने डाइजेस्टेड नहीं किया है या डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया है तो उस कंडीशन में सेपरेशन नहीं होगा डीएनए फ्रेगमेंट्स का, बल्कि ऑल ओवर डीएनए, लार्ज साइज का डीएनए वेल से थोड़ी ही दूरी पर जाकर क्या हो जाएगा, एग्रीगेटेड हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और इस तरीके से आप एक वाइड बैंड को देखकर, एक चौड़े से बैंड को देखकर और आगे किसी भी बैंड को ना देखकर ये बता सकते हैं कि ये अनडाइजेस्टेड डीएनए। तो कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि LAN1 क्या इंडिकेट कर रही है, तो आपको आंसर देना है अनडाइजेस्टेड डीएनए, यानी कि एक ऐसे डीएनए को इंडिकेट कर रही है जिसका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से डाइजेशन नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जब आप एग्रोस जेल पर, जब आप एग्रोस मैट्रिक्स पर डीएनए के वेरियस साइज के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं तो आपको कैसे वो डीएनए दिखाई देगा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आप डीएनए को अपनी आंखों से तो डायरेक्टली नहीं देख सकते, ना ही सेपरेटेड डीएनए को आप अपनी आंखों से, नेकेड आईज से आसानी से देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपनी आंखों से ये देख सकें कि डीएनए के वेरियस फ्रेगमेंट का सेपरेशन कहां कहां हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डीएनए का सैंपल हम लोग वेल्स में लोड करते हैं उसमें ऑलरेडी पहले से ही हम लोग एक ऐसी डाई को ऐड कर देते हैं जिसका नाम होता है इथिडियम ब्रोमाइड।
इथिडियम ब्रोमाइड एक फ्लोरोसेंस डाई है। कैसी डाई है? फ्लोरोसेंस। और ये एक स्टैनिंग के लिए यूज की जाने वाली डाई है। तो जब हम लोग डीएनए का सैंपल लोड करते हैं वेल्स में, मान लीजिए ये डीएनए का सैंपल है, तो इसमें ही हम लोग डीएनए के साथ किसको ऐड कर देते हैं? इसमें ही हम डीएनए के साथ ऐड कर देते हैं इथिडियम ब्रोमाइड को। इथिडियम ब्रोमाइड एक फ्लोरोसेंस डाई है, इतना आपको फिलहाल याद रखना है। तो डीएनए और इथिडियम ब्रोमाइड आपस में क्या हो जाते हैं? ज्वाइंड या बाइंडेड हो जाते हैं। और डीएनए जहां जहां सेपरेटेड होगा, डीएनए के साथ वहां वहां क्या बाइंड रहेगी? इथिडियम ब्रोमाइड। अब इथिडियम ब्रोमाइड की हेल्प से या एथिडियम ब्रोमाइड की हेल्प से आपको कैसे पता चलेगा कि डीएनए के सेपरेशन कहां कहां हुआ है? आप कैसे डीएनए के सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स को देख पाएंगे? तो इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं? एक ऐसे बॉक्स को हम लोग यूज करते हैं जिसको यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली एक डिवाइस है जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये एक यूवी बॉक्स है। एक ऐसा कांच का डब्बा है जिसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट के लिए लैंप लगाए गए हैं। तो इस अल्ट्रा वायलेट बॉक्स में आप क्या करते हैं? जेल को प्लेस कर देते हैं। जिस जेल में आपने डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट किया, उस जेल को आप कहां प्लेस कर देते हैं? इस बॉक्स के अंदर। जब इस बॉक्स के अंदर जेल को प्लेस कर दिया जाता है तो इस बॉक्स के अंदर कौन सी लाइट है? अल्ट्रा वायलेट लाइट है। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट जब डीएनए के फ्रेगमेंट्स पर ट्रांसमिटेड होगी तो डीएनए के साथ कौन अटैच है? इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड एक फ्लोरोसेंस डाई है, मतलब कि ये क्या करेगा? ये अल्ट्रा वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इथिडियम ब्रोमाइड क्या करेगा? अल्ट्रा वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और विजुअल लाइट को इमिट करेगा। यानी कि किसी भी फ्लोरोसेंस सब्सटेंस की एक खासियत होती है कि ये जिस भी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को ये इमिट करते हैं। तो इथिडियम ब्रोमाइड की प्रेजेंस डीएनए के साथ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने डीएनए को ऑलरेडी किससे स्टन किया हुआ था? इथिडियम ब्रोमाइड से। तो जब यूवी लाइट इथिडियम ब्रोमाइड पर पड़ेगी यानी डीएनए पर पड़ेगी तो इथिडियम ब्रोमाइड क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यूवी लाइट को जो कम वेवलेंथ की है, और ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को ये इमिट करेगा जो कि विजुअल वेवलेंथ की लाइट होगी। और इस तरीके से आपको इस अल्ट्रा वायलेट बॉक्स के अंदर जहां पर ब्लू कलर की लाइट होगी वहां पर आपको जहां जहां डीएनए का सेपरेशन हुआ होगा वहां वहां आपको ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे। किस कलर के? ऑरेंज कलर के। तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम यूवी लाइट में एग्रोस जेल पर सेपरेटेड हुए डीएनए के बैंड्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें डीएनए के बैंड किस कलर के दिखाई देते हैं? तो आंसर होगा ऑरेंज कलर के। उसका कारण क्या है? क्योंकि फ्लोरोसेंस डाई जो है उसने एब्जॉर्ब की यूवी लाइट को और विजुअल लाइट या विजुअल रीजन की लाइट को उसने क्या किया? इमिट किया। और इस वजह से ये बैंड आपको कैसे दिखाई देंगे? चमकते हुए। और चमकते हुए इन बैंड्स को आप किस लाइट के फॉर्म में देख सकते हैं? ऑरेंज कलर के फॉर्म में देख सकते हैं। चलिए, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज हम लोग कई इंपॉर्टेंट कामों में करते हैं। यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है कि केवल डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेटेड करने के लिए ही आप एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं, बल्कि इस टेक्निक का यूज और भी कई कामों में किया जाता है। जैसे कि पहला काम तो आप समझ ही गए, अगर आपने डीएनए जीनोमिक डीएनए का डाइजेशन किया है रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम से, तो सेपरेट करने के लिए डीएनए फ्रेगमेंट को हम इस टेक्निक का यूज करेंगे, ये तो आपने समझ लिया। इसके अलावा अभी अभी मैंने आपको बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने क्या डाइजेशन किया भी है या नहीं किया है, ये चेक करने के लिए भी आप एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए डीएनए के वेरियस फ्रेगमेंट जो हैं वो जेल पर माइग्रेट नहीं करते हैं, बल्कि डीएनए जो है वो वेल से थोड़ी ही दूरी पर जाकर एग्रीगेट हो जाता है, सेपरेटेड हो जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये अनडाइजेस्टेड डीएनए यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपना काम नहीं किया है। तीसरी चीज याद रखिए कि इस प्रोसेस का यूज हम लोग वेक्टर डीएनए के साथ भी करते हैं। देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, मान लीजिए ये आपका वेक्टर डीएनए है। अब वेक्टर डीएनए को भी आप क्या करेंगे? एम्पलीफाइड करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वेक्टर डीएनए आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। आपने एक वेक्टर डीएनए को मान लीजिए तैयार किया है या जीनोमिक लाइब्रेरी से ऑब्टेन किया है, तो आप चाहेंगे कि आप बहुत सारे वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल को क्या कर लें? तैयार कर लें।
तो वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल के बहुत सारे मॉलिक्यूल कॉपी करने के लिए या एम्प्लीफाइड करने के लिए आप एक टेक्निक यूज करते हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे, पीसीआर। तो जब आप वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल को एम्प्लीफाइड कर लेते हैं, यानी बहुत सारे वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल तैयार कर लेते हैं, तो ये चेक करने के लिए कि क्या वेक्टर डीएनए के बहुत सारे मॉलिक्यूल एम्प्लीफाइड हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, आप इस चीज को जानने के लिए भी इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। यानी कि जो भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा जिसमें एम्प्लीफाइडेड वेक्टर डीएनए होगा, आपको नहीं पता एम्प्लीफाइड हुआ है या नहीं, पर मान लीजिए ये सस्पेक्टेड सॉल्यूशन है जिसमें एम्प्लीफाइड वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल हैं, उनको आप जेल में जब प्लेस करेंगे तो देखिए ये आपने जेल बनाया और यहां पर आपने वेल में क्या कर दिया, सॉल्यूशन को प्लेस कर दिया जिसमें बहुत सारे वेक्टर डीएनए के एम्प्लीफाइड मॉलिक्यूल हैं। क्योंकि सभी डीएनए के मॉलिक्यूल एक ही साइज के होंगे तो एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर वो क्या हो जाएंगे, सेपरेटेड हो जाएंगे। अगर आपको इस तरीके से एक बैंड मिल रहा है तो आप ये आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि वेक्टर डीएनए एम्प्लीफाइड हुआ है। पर मान लीजिए आपको कोई भी बैंड ऑब्टेन नहीं होता है तो दैट मीन्स कि वेक्टर डीएनए का एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ। तो वेक्टर डीएनए के एम्प्लीफिकेशन को मालूम करने के लिए भी हम लोग एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। चौथी चीज, अब आपको पता है कि जब आप आरडीएनए टेक्नोलॉजी को परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या करना होता है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें किससे, वेक्टर डीएनए के साथ लाइगेट भी करना होता है। तो आपने वेक्टर डीएनए के साथ जब जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट कर दिया तो ये चेक करने के लिए कि क्या आरडीएनए मॉलिक्यूल का कंस्ट्रक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए भी आप इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। देखिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए वेक्टर डीएनए को हम लोग सेपरेट करें तो वो यहां पर सेपरेटेड होगा क्योंकि उसकी साइज क्या है, मान लीजिए छोटी है, इसकी साइज मान लीजिए 2 किलो बेसिस है। पर जब आपने इस 2 किलो बेसिस के वेक्टर में 1.5 किलो बेसिस के फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर दिया, 1.5 किलो बेसिस के आपने फॉरेन जीन को इसके साथ लाइगेट कर दिया, तो वेक्टर की साइज क्या है 2 kb और फॉरेन जीन की साइज क्या है 1.5 kb। तो आरडीएनए की टोटल साइज क्या हो जाएगी, 1.5 प्लस 2 इज इक्वल 3.5 किलो बेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेक्टर डीएनए का सेपरेशन यहां पर हो रहा है तो जो आरडीएनए है उसका सेपरेशन कहां होना चाहिए, उससे पहले यहां पर, क्योंकि इसकी साइज क्या है लार्ज, और लार्ज साइज के फ्रेगमेंट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाते, ज्यादा फास्टली माइग्रेट नहीं हो पाते। तो आप बता सकते हो कि आरडीएनए का कंस्ट्रक्शन हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर आपको यहां पर डीएनए के फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन देखने को मिल रहा है, दैट मींस कि ये आरडीएनए है। पर अगर आपको ऐसा नहीं मिल रहा है तो आप इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि वेक्टर के साथ फॉरेन जीन प्रॉपरली लाइगेट नहीं हो पाया या लाइगेशन एफिशिएंटली नहीं हो पाया। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज हम लोग केवल डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने में नहीं बल्कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए, वेक्टर डीएनए एम्प्लीफाइड हुए या नहीं इसकी जानकारी मालूम करने के लिए, और आरडीएनए मॉलिक्यूल का कंस्ट्रक्शन हुआ या नहीं हुआ ये चेक करने के लिए भी करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। तो आपने अभी तक क्या कर लिया, सेपरेशन कर लिया। आपने सभी डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, छोटे बड़े साइज के डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे से जेल पर क्या कर लिया, सेपरेटेड कर लिया। अब आपने जेल पर इनको सेपरेटेड तो कर लिया, आप देख सकते हैं ये बड़े साइज का फ्रेगमेंट, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा। तो आपने वेरियस साइज के डीएनए फ्रेगमेंट को क्या कर लिया, सेपरेटेड कर लिया। पर अभी भी वो कहां पर है, एक जेल पीस पर है। अब आपको क्या करना है, इनमें से किसी अपने डिजायर्ड जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना है, आइसोलेट करना है। तो जितने भी फ्रेगमेंट यहां पर सेपरेटेड हुए हैं, जितने भी फ्रेगमेंट यहां पर सेपरेटेड हुए हैं, उनमें से कोई एक फ्रेगमेंट ऐसा जरूर होगा जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं बच्चों, जो डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेटेड हुए हैं उनमें से कौन सा डीएनए का फ्रेगमेंट आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आपका डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है, ये कैसे मालूम करेंगे। तो वेल से कितने डिस्टेंस पर डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेटेड हुए हैं, यानी कि आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आपको ये तो पहले से ही पता होगा कि ये 1.2 किलो बेसिस साइज का है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में तो बहुत कुछ पहले से ही जानते होंगे। तो साइंटिस्ट ये पता लगा सकते हैं कि वेल से कितने डिस्टेंस पर सेपरेटेड होने पर डीएनए फ्रेगमेंट की साइज कितनी होगी, यानी कितनी साइज का डीएनए फ्रेगमेंट वेल से कितने डिस्टेंस पर सेपरेटेड होगा। तो अगर मैं आइडेंटिफाइड करके ये बताऊं कि
ये जो पर्टिकुलर डीएनए का फ्रेगमेंट है, देखिए इसको ब्लैक कलर की बॉर्डर से मैंने लाइन कर दिया है। ये पर्टिकुलर जो डीएनए का फ्रेगमेंट है ये एक्चुअली आपका मान लीजिए जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और इसको आप क्या करना चाहते हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो जेल का कंप्लीट पीस है उसमें से एक स्मॉल पीस को, इतने से टुकड़े को जेल के आप क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। और उतने से टुकड़े को आप जब कट करेंगे तो आप देखेंगे ये स्मॉल साइज का एक जेल पीस आपने कट कर लिया, जिसमें आपका ये रेड कलर का क्या है, डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड जीन। और इसको आप क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्टेड कर लेंगे फ्रॉम द जेल, यानी डीएनए के स्मॉल साइज के फ्रेगमेंट को, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आपने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्टेड कर लिया फ्रॉम द जेल पीस। और इस तरीके से आपने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को या डिजायर्ड डीएनए को क्या कर लिया, पूरी तरह से आइसोलेटेड कर लिया, यानी कि बाकी सेपरेटेड फ्रेगमेंट से बिल्कुल अलग कर लिया। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि जब आप आइसोलेशन टर्म यूज करेंगे उसका मतलब क्या होगा कि जेल पर ऑलरेडी सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट में से कोई एक फ्रेगमेंट जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको आप क्या कर लेंगे, बाकी फ्रेगमेंट से अलग कर लेंगे। इसके लिए आप जहां पर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वहां के जेल पीस को, स्मॉल साइज के जेल पीस को आप कट करेंगे। उसके बाद उस जेल पीस में प्रेजेंट डीएनए को आप एक्सट्रैक्टेड कर लेंगे और आपको आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन हो जाएगा। उसकी एक सिंगल कॉपी आपको मिल जाएगी, जिसको आप पीसीआर के थ्रू एम्पलीफाइड करके बहुत सारी बिलियन मिलियन कॉपी में कन्वर्टेड कर लेंगे। यहां पर एक शब्द है इल्यूशन। एल्यूशन या इल्यूशन का मतलब क्या होता है, ELUTION, ELUTION। एल्यूशन या इल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। जब आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को या डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करते हैं तो उस दौरान आप जेल के पीस में से उस स्मॉल साइज के जेल पीस को कट करते हैं जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट हो। जैसे कि मैंने यहां पर ये दिखाया, ये मैंने एक जेल पीस को, ये क्या है, छोटा स्मॉल जेल पीस है, ये मैंने जेल पीस को क्या कर लिया, कंप्लीट जेल से कट कर लिया और फिर एक्सट्रैक्टेड कर लिया अपने डिजायर्ड डीएनए को फ्रॉम द जेल। इसी को आप क्या कहेंगे, एल्यूशन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब बात ILLU इल्यूशन की हो तो वो एक अलग चीज है, और जब ELU आए प्रीफिक्स तो वो अलग चीज है। इल्यूशन का मतलब होता है चमकना, यानी कि जब आपने डीएनए के बैंड्स को यूवी लाइट में देखा तो वो प्रोसेस इल्यूशन है। लेकिन जब एल्यूशन की बात होती है, ELU, तो उसका मतलब होगा कि आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाकी सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट से आइसोलेट करने के लिए स्मॉल साइज के जेल पीस को कट करेंगे और उस जेल पीस से अपने डिजायर्ड डीएनए को एक्सट्रैक्टेड करेंगे। ये है एल्यूशन। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मैंने 4 बार आपको ये चीज बता दी है। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों इतना ही। आगे के लेक्चर में अगले स्टेप को हम डिस्कस करेंगे, जहां पर हमें क्या करना होगा। अब आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्योंकि आइसोलेट कर लिया है तो आपको इसका एम्प्लीफिकेशन करना होगा। तो हमारा अगला लेक्चर जो है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर बेस्ड होगा, जिसको आपको जरूर देखना है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।